Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 24th of August 2023. तो गाइज आज है तारीख 24 अगस्त 2023 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है थाईलैंड को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, कई बार हमने पढ़ा हुआ भी है, तो इसका सही उत्तर आप दे सकते हो। क्वेश्चन बोलता है कि जो Cas9 प्रोटीन है जो कि अक्सर न्यूज़ में रहता है, ये क्या है। ऑप्शन नंबर ए, अ मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग। ऑप्शन नंबर बी, अ बायोसेंसर यूज्ड इन द एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस इन पेशेंट्स। या ऑप्शन नंबर सी, अ जीन दैट मेक्स प्लांट्स पेस्ट रेजिस्टेंट। या ऑप्शन नंबर डी, अ हर्बिसाइडल सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों आर्टिकल की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, पहली आप फ्रंट पेज पर देख पा रहे होंगे। देखो भारत ने ना एक इतिहास रच दिया है, चंद्रमा पर स्पेशली साउथ पोल पर अपना चंद्रयान 3 लैंड करवा दिया है। और कल आप सभी लोगों ने लाइव देखा होगा, कल जैसे ही लैंड हुआ खुशी के मारे सब पागल हो गए। लगभग 6:03 पर वो लैंड हो गया था और मैंने हाथों हाथ यहाँ पर मतलब तुरंत ही एक मैसेज डाल दिया था टेलीग्राम पर, आपको पता होगा मैंने वीडियो भी शेयर किया हुआ था कि आप लाइव उसको देख सकते हो थोड़ी देर पहले ही, बस जब लैंड होने वाला था। दोस्तों मैं आपको बताऊं, मुझे 2019 का टाइम भी याद है, वो रात का वो टाइम जब चंद्रयान 2 से जो कनेक्शन है वो टूट गया था। और कल रात भी मुझे, या फिर कह सकते हो कल जो हमारा शाम का टाइम है वो भी हमेशा याद रहेगा। मैं मानता हूँ कि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे जैसा सेलिब्रेशन हुआ है वैसा पूरे भारत में सेलिब्रेशन हुआ होगा, और होना भी चाहिए। हमारे जितने इसरो के साइंटिस्ट हैं, पूरी टीम जो लगी हुई थी इतने टाइम से, उनकी एक बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत है। और दोस्तों अगर आप इसरो का इतिहास देखते हो ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सच, अगर आप लोग पूरा इसरो का इतिहास सुनोगे। मैंने कई बार आपको पूरा हिस्ट्री डिस्कस किया हुआ है, मतलब बहुत टाइम हो गया डिस्कस किए हुए, पुराने वाले वीडियोस अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। मैंने कुछ फोटोज़ आपको दिखाई हैं कि पहले किस तरीके से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता था। जो बैलगाड़ी होती है ना उस पर सैटेलाइट रख के यहाँ पे लॉन्च की गई है। सैटेलाइट को बेसिकली लॉन्च क्या किया गया है, उसको ले जाया गया है, ठीक है। साइकिल पे सैटेलाइट रख के यहाँ पर ले जाया गया है। और वो जो फोटोज़ हैं वो आज भी आपको गूगल पर मिल जाएंगे। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र अगर आप सोचते हो कि आज दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के इसरो से सैटेलाइट को लॉन्च करवाती हैं, वो बड़े बड़े देश जहाँ के कुछ लोग मजाक बनाया करते थे भारत का, इसरो का, कि किस तरह के सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, ये है वो आज इंस्पिरेशन ले रहे हैं इंडिया से। वही लोग आज इंस्पायर हो रहे हैं भारत से कि भारत ने बिल्कुल एक ऐसा काम करके दिखाया है जो पहले कई सारी कंट्रीज़ करने में असफल हो गई हैं। और वो कंट्रीज़ ऐसा नहीं है यहाँ पर कि भारत से बहुत ही पीछे हैं, बहुत एडवांस लेवल की कंट्रीज़ जिनका बजट भी बहुत अच्छा है, वो कंट्रीज़ भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अनसक्सेसफुल हुई हैं। बट इंडिया ने अभी सक्सेसफुली चांद का जो साउथ पोल है एग्जैक्टली उस वाले पोर्शन पर अपने चंद्रयान 3 को उतार दिया है। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पे लगे हुए हैं ये क्वेश्चन पूछने में, सर लैंडर तो उतर गया है लेकिन उसमें से जो रोवर निकलना था, ये जो रोवर निकलना था वो रोवर कब निकलेगा। चलो उसके बारे में भी मैं आपको अभी इसी वक्त जानकारी दूंगा। उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा दुनिया भर का रिएक्शन क्या रहा है। दुनिया भर से इसरो को, भारत को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है इस बहुत बड़े सक्सेसफुल इवेंट पर। सबसे पहले तो दोस्तों चंद्रयान 3 के जो ये सुपर हीरोज़ हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लो, और इनको सैल्यूट है हम सभी की साइड से।
और जो साथ में इनकी पूरी टीम लगी थी उन सभी को सैल्यूट है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इसरो के सैटेलाइट को डिज़ाइन किया गया है इनके थ्रू, एम शंकरन जी के थ्रू। इसरो के जो चीफ हैं एस सोमनाथ जी, इनको भी याद रखा जाएगा आगे। चंद्रयान 3 का जो बाहुबली रॉकेट है उसको यहाँ पे इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो पर्सन दिख रहे हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है चंद्रयान 3 के इस इवेंट में। इनका नाम है पी वीर मुथुवेल। और चांद पर कई सारी तरह की जो डिस्कवरी है, जो खोज है, उसके लिए यहाँ पर ये जाने जाते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे एस उन्नीकृष्णन नायर रॉकेट का निर्माण किया है। डॉक्टर के कल्पना चंद्रयान 3 मिशन की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। ये डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं जो अभी मैंने जिनके बारे में आपको बताया था। बाकी इनके साथ और भी पूरी टीम लगी हुई है, लंबे समय से लगी हुई थी। और इन सभी लोगों की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं आज और बहुत बड़ी तरह से यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है। इसरो का जब ये ट्वीट देखोगे तो आप खुशी से झूम उठोगे। जब इसरो का यहाँ पर एक ट्वीट आया था, चंद्रयान 3 मिशन, आई रीच माई डेस्टिनेशन एंड यू टू। ये इसरो ने ट्वीट किया था, चंद्रयान 3 हैज़ सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन मून, कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ठीक है चंद्रयान 3 उतर गया है, कोई फ़ोटो वगैरह अभी तक आई? 2 फोटोज़ आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से वायरल हैं। एक फ़ोटो यह है, तो जब लैंडर उतर रहा था चांद के ऊपर में तो उस समय लैंडर ने चांद की तस्वीरें ली थी। एक फ़ोटो आपको यहाँ पर यह देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये चांद का फ़ोटो है। और दूसरा फ़ोटो आपको ये देखने को मिल जाएगा जब हमारा लैंडर लैंड कर चुका है, या उतरते समय यहाँ पे उसने ये फ़ोटो ली है। उतरते समय आप ये देख पा रहे होंगे, साइड में ये आप परछाई देख पा रहे होंगे, लैंडर उतर रहा है ना, उसकी परछाई चांद के ऊपर पड़ रही है और ये यहाँ पर फ़ोटो ली गई है चांद की। अब दोस्तों सवाल नंबर 1, लैंडिंग के बाद अब क्या होगा? देखो लैंड तो कर गया लैंडर, इसमें से रोवर निकलना है, अभी वो रोवर निकला नहीं है। रोवर इसलिए नहीं निकला है क्योंकि आपको पता होगा चांद के ऊपर डस्ट यानी जो धूल है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो जब ये लैंडर उतर चुका है तो उस डस्ट को सेटल होने में थोड़ा समय लगेगा। तो वो जो डस्ट है, डस्ट जैसे ही अपने आप में सेटल हो जाएगी उसके बाद जो विक्रम है वो चालू हो जाएगा और कम्युनिकेट कर सकेगा। और फिर उसके बाद में इसका जो ये रैंप आपको दिख रहा है ना, ये रैंप धीरे धीरे रैंप खुल जाएगा और रैंप खुलने के बाद में इससे जो प्रज्ञान है, यानी इसको रोवर को हमने नाम दिया प्रज्ञान और इसे लैंडर को नाम दिया है विक्रम। तो इसमें से जो ये प्रज्ञान है, ये रोवर है हमारा, वो निकलेगा और निकलने के बाद में चांद की सतह पर आएगा। और चांद की सतह पर ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि जो चांद की मिट्टी है ना, उस पर अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेगा। कहोगे ऐसे कैसे, क्या चीज़ लेकर गया है ये? तो कुछ नहीं, इस जो ये आपको रोवर दिख रहा है ना, इसके पहिए पर इस प्रकार से डिज़ाइनिंग की गई है। तो इस रोवर के जो पहिए हैं ना, वो चांद की मिट्टी पर अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ने वाले हैं। और जैसे ये बाहर निकल जाएगा, थोड़ी दूर पर आएगा, तो पता ये दोनों एक दूसरे की फ़ोटो खींचकर भेजेंगे हमें। जो ये हमारा विक्रम लैंडर है ये प्रज्ञान की फ़ोटो खींचेगा और जो ये हमारा प्रज्ञान है, ये रोवर है, ये इस लैंडर की फ़ोटो खींचेगा। दोनों एक दूसरे की फ़ोटो खींच के पृथ्वी पर सीधा भेजने वाले हैं। बाकी दोस्तों चंद्रयान 3 के बेसिक्स तो आपको पता ही है, लंबे समय से मैं डिस्कस करते हुए आ रहा हूँ, फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें वो सब हम डिस्कस करेंगे। चांद पर लैंडिंग करने में लगभग कितने दिन लग गए? 41 दिन लग गए, क्योंकि हमने 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को 3:35 पर लॉन्च हुआ था। याद होगा, हम इतने लंबे समय से लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसे चांद की सतह पर लैंडिंग करने में लगभग 41 दिन का समय लग गया। धरती से चांद की जो कुल दूरी है वो लगभग 3,84,000 किलोमीटर के आसपास है। कितनी? 3,84,000 किलोमीटर के आसपास है। अब जैसे यहाँ पर ये लैंडिंग हो गई, आपको पता होगा पीएम मोदी भी आए थे लाइव, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी स्पीच दी है। पीएम मोदी ने बोला, चंदा मामा दूर के नहीं अब टूर के हैं, अब आना जाना बनता रहेगा और भी बहुत सारे आने वाले समय पर जो इनिशिएटिव्स हैं इसरो के वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इवन चंद्रयान 3 ही नहीं, इसके बाद हम लोग सूरज पर यानी आदित्य L1 मिशन भी जल्द ही लॉन्च होने वाला है, वो भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। आप थोड़ा और अगर इसे डिटेल से देखना चाहते हो तो चांद की धरती पर ऐसे उतरा चंद्रयान 3 कैसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। देखो जो उसकी वर्टिकल लैंडिंग है, इस तरीके से जो लैंडिंग होनी स्टार्ट हुई है ना, ये जो प्रोसेस है, ये जब सीधा हुआ तो ये प्रोसेस यहाँ पे शाम 5:44 पे शुरू हुआ और लैंडिंग प्रोसेस जो ख़त्म होता है वो शाम 6:04 पर, स्पेशली थोड़ा बहुत सेकंड का फ़र्क होगा और पहले यहाँ पर ये हो गया था। अब आप देख पाओगे कि 30 किलोमीटर दूरी से जो लैंडिंग प्रोसेस है वो यहाँ पर शुरू हो चुका था। रफ्तार उस समय पर इसकी 51 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास थी, तो अभी भी रफ्तार ज़्यादा है। धीरे धीरे हमने रफ्तार इसकी कम की है। जब ये चांद से
25 किलोमीटर की दूरी पर था तब रफ्तार 170 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास थी। फिर उसके बाद में जब ये 20 किलोमीटर दूरी पर था तो 230 किलोमीटर हो गई रफ्तार। फिर 16 किलोमीटर पर 251 किलोमीटर पर आवर हो गई। फिर उसके बाद में यहाँ पर 10 किलोमीटर पर ये 248 किलोमीटर पर आवर हो गई। 5 किलोमीटर पर 177 किलोमीटर पर आवर, और 50 मीटर की दूरी पर जो ये रफ्तार है वो 8 किलोमीटर आवर थी, यानी कि और ज़्यादा यहाँ पर रफ्तार कम हो गई और धीरे धीरे करके यहाँ पर इसको लैंड करवाया गया। और जो समय डिसाइड किया गया था उसी तय समय पर यहाँ पे ये हमारा लैंडर वो नीचे उतर गया है। अब दोस्तों कुछ लोग नए होंगे ना, उनको ये लगता होगा कि यार ये चंद्रयान 3 इस मिशन से भारत को हासिल क्या होगा, ये बताओ क्या हासिल होने वाला है। केवल हमने लैंडर पहुंचा दिया बस, खाली इतना पर्पस था हमारा, इसके अलावा कुछ नहीं था पर्पस? ऐसा नहीं है। इससे इसका जो पर्पस है वो और ज़्यादा है। पहली चीज़ अगर आप देखोगे तो इस मिशन से भारत को बहुत कुछ हासिल होने वाला है। पहली चीज़, जो इसरो के हमारे एक्स साइंटिस्ट हैं मनीष पुरोहित जी, आपने देखा होगा, उनका आर्टिकल पढ़ा होगा, और उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई हैं कि इस मिशन के ज़रिए भारत ने दुनिया को बताया है कि हमारे पास में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहाँ चलाने की जो काबिलियत है वो आज के समय पर है। और इससे दुनिया का भारत पर जो भरोसा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, जो कि हमें डायरेक्टली कमर्शियल बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। भारत ने जो अपनी, अभी आपको पता होगा, हमने चंद्रयान 3 किससे लॉन्च किया है? LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया है ना। तो एक बहुत ही ज़्यादा हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। अब इस व्हीकल की जो काबिलियत है ये भारत ने पूरे दुनिया को दिखा दी है। दुनिया भर की कंट्रीज इसमें इंटरेस्टेड है। और कुछ दिनों पहले आपको पता होगा जो अमेजन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, इन्होंने यहाँ पे अपनी कंपनी, जो इनकी खुद की एक स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन नाम करके, आपने सुना होगा, इन्होंने यहाँ पर इसरो के LVM-3 रॉकेट के इस्तेमाल में अपना पूरी दिलचस्पी दिखाई है, इंटरेस्ट दिखाया है कि वो अपने प्रोसेस के लिए यहाँ पे उसका यूज़ करेंगे। तो इससे कमर्शलाइजेशन ऑफ बिजनेस इंक्रीज़ होने वाला है। हमारे इसरो को, इंडिया को और बेनिफिट्स होने वाले हैं। चलो ये तो बात हुई अलग कमर्शलाइजेशन की। दूसरी चीज़, हम लोग अभी चांद के साउथ पोल पर उतरे हैं, ठीक है। तो साउथ पोल पर उतरने का मिशन क्या है? क्यों हमने साउथ पोल पर ही भेजा है इस चंद्रयान को? तो चंद्रमा के जो पोलर रीजन है ना, ये दूसरे रीजन से बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ये चंद्रमा है, इसका जो साउथ पोल है आपको वो साउथ पोल इधर देखने को मिलेगा, ऊपर नॉर्थ पोल देखने को मिलेगा, और बीच में हमारा इक्वेटर हो गया, बीच वाला हिस्सा। तो इस वाले पर्टिकुलर रीजन में कई सारे देश ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। रशिया, चाइना, अमेरिका, सब पहुंच चुके हैं इस वाले रीजन में। लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया, ठीक है। इवन अभी आपको पता होगा रिसेंटली रशिया ने लूना 25 भेजा था, लेकिन वो क्रैश कर गया। अब फाइनली यहाँ पर इंडिया दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसने यहाँ पे चांद के ऊपर में साउथ पोल पर अपना लैंडर उतारा। अब चंद्रमा के पोलर रीजन अलग इसलिए हैं क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती। हाँ, चांद के कुछ रीजन ऐसे भी हैं, और जब सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती तो समझ लो वो एरिया कितना ठंडा होगा। तो वहाँ का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे देखने को मिलता है, और ज़्यादा नीचे, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ठंड। और ऐसे में यहाँ पर जो हमारे वैज्ञानिक है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उनका अनुमान यह है कि बर्फ़ के फॉर्म में अभी भी जो पानी है वहाँ पे वो मौजूद हो सकता है। तो भारत का जो 2008 में आपको पता होगा चंद्रयान 1, क्योंकि ये हमारा चंद्रयान 3 है, हम इससे पहले चंद्रयान 1 को 2008 में ही लॉन्च कर चुके थे। उस मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की जो मौजूदगी है ना, इसको लेकर हमें इन्फॉर्मेशन दी थी। और अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर हमने चंद्रयान 3 को इसी चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए भेज दिया। इस मिशन की जो लैंडिंग हमने की है, अब की बार थोड़े बड़े एरिया के दौर पर की है। अब आपको दोस्तों ये भी पता होगा कि ये जो रोवर, ये जो पूरा मिशन काम करेगा, ये केवल 14 दिन के लिए काम करेगा। 14 दिन बाद यहाँ पर ये सब कुछ बंद हो जाएगा। केवल 14 दिन की यहाँ पर इनकी उम्र है इस पूरे मिशन की। ये जो रोवर है वो केवल 14 दिन वर्क करने वाला है। कहोगे ऐसा क्यों, उसके पीछे का क्या रीज़न है? तो हमारे जो इसरो के एक साइंटिस्ट उन्होंने बताया कि चांद के ऊपर में 14 दिन तक रात होती है और 14 दिन तक उजाला रहता है। तो जब यहाँ रात होती है तो टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, बिल्कुल एकदम ठंडा। और चंद्रयान के जो लैंडर और रोवर हैं, इनके ऊपर लगाया गया है सोलर पैनल। दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे, ये रहा सोलर पैनल, ये रहा सोलर पैनल। क्या होगा, इससे डायरेक्टली मतलब सन से ये एनर्जी लेंगे। सन से एनर्जी लेने के बाद में ये सोलर पैनल चार्ज होकर तब काम करेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने बताया 14 दिन की रात और 14 दिन का यहाँ पे उजाला रहता है चांद के ऊपर में। तो इस वजह से जो चंद्रयान के लैंडर और रोवर हैं, इनमें जो सोलर पैनल्स हैं, इससे पावर जनरेशन होगा, इसलिए वो 14 दिन तो पावर को जनरेट कर लेंगे।
लेकिन जब 14 दिन की रात होगी चांद के ऊपर में, तो समझ जाओ ये पूरा का पूरा प्रोसेस वहीं रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोलर पैनल को एनर्जी चाहिए होगी चलने के लिए, और पावर जनरेशन अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो कि इतनी भयंकर ठंड पड़ेगी 14 दिन कि उससे जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं ये उस ठंड को झेल नहीं पाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्पेशली ये 14 दिन का मिशन होने वाला है। समझ गए? अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि भाई दुनिया का रिएक्शन क्या रहा है। तो दोस्तों आप देख पाओगे दुनिया भर का जो पूरा वर्ल्ड मीडिया है उन्होंने ढेर सारे आर्टिकल पब्लिश करे हैं, चाहे वो बीबीसी हो गया, इंडिया मेक्स हिस्ट्री एज चंद्रयान 3 लैंड्स नियर मून्स साउथ पोल। उसके बाद यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप देख पाओगे न्यूयॉर्क टाइम ने क्या पब्लिश किया है। वाह, लेटेस्ट मून रेस में इंडिया लैंड्स फर्स्ट इन सदर्न पोलर रीजन। जो रेस चल रही थी साउथ पोलर रीजन पर लैंड करने के लिए, उसमें इंडिया ने झंडे गाड़े। फिर उसके बाद नेपाल की साइड से आप देख पाओगे काठमांडू पोस्ट ने भी यहाँ पर इसको पब्लिश कर रखा है। ठीक है, और इतना ही नहीं, ये तो मैंने आपको 2-3 आर्टिकल दिखाए हैं, अभी और देख सकते हो। ये रशियन मीडिया है, रशियन न्यूज़ एजेंसी का आर्टिकल है, इंडियाज चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट लैंड्स ऑन मून। उसके बाद यहाँ पर आप और भी आर्टिकल्स देख पाओगे, ये ले मोंड करके देखने को मिलेगा, ये फ्रांस का न्यूज़पेपर है। उसके बाद यहाँ पर डेली स्टार, ये बांग्लादेश का न्यूज़पेपर है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर पब्लिश किया। उसके बाद यहाँ पर ये जर्मनी का न्यूज़पेपर आप देख पाओगे, इन्होंने भी यहाँ पर इस आर्टिकल को पब्लिश कर रखा है। ये नीचे जस्ट चंद्रयान 3 के बारे में इन्होंने मेंशन किया। उसके साथ साथ यहाँ पे और आर्टिकल अगर आप देखोगे तो जापान ने, उसके अलावा ब्राज़ील ने, देन उसके बाद में यहाँ पर आपको श्रीलंका का न्यूज़पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी चंद्रयान 3 की जो चर्चा है वो लगातार हो रही है। और इतना ही नहीं, अब इनका जो स्पेस एजेंसी है, जैसे कि भारत का इसरो ने भी लॉन्च किया है, यूके की जो स्पेस एजेंसी है उसकी, यूके की स्पेस एजेंसी ने ट्वीट किया है, हिस्ट्री मेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इसरो चंद्रयान 3। और फिर उसके बाद में जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा की साइड से यहाँ पर ट्वीट किया गया है, Congratulations on the successful moon landing. We send congratulatory message from JAXA LUPEX project members. चंद्रयान 3। ऐसे यहाँ पर आप देख पाओगे यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी यहाँ पर ट्वीट आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इसरो चंद्रयान 3 टीम। ठीक है, यूरोप की साइड से यहाँ पर आपको मैसेजेस देखने को मिलेंगे। रशिया की साइड से यहाँ पर रशियन स्पेस एजेंसी की साइड से या व्लादिमीर पुतिन ने खुद ने यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट किया है भारत को। उसके बाद इतना ही नहीं, टर्की की साइड से भी यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया करके यहाँ पर जो मैसेज है डायरेक्टली वो आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड मीडिया किस तरीके से अभी आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है। और इतना ही नहीं, चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर नासा ने बधाई दी है। नासा ने, जो यूएस की स्पेस एजेंसी है, और नासा ने बधाई देते हुए कहा है कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनने के लिए भारत को बधाई, और इस मिशन में इंडिया का सहयोगी बनने पर हमें बेहद खुशी है। आप कहोगे 1 मिनट, नासा ने सहयोगी बना है, नासा ने कहीं पर हेल्प की है क्या हमारी चंद्रयान 3 में? हाँ, तो आपको पता होना चाहिए। दरअसल हुआ क्या है, नासा ने इसरो को दूरी मापने और ट्रैकिंग करने वाला जो डिवाइस है ना, उसमें मदद की है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर बोला सहयोगी बनने में यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। और इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने बोला कि इतिहास बना दिया भारत ने। इजराइल की साइड से भी यहाँ पर मैसेज आया है, इजराइल के जो एम्बेसडर हैं नाउर गिलॉन, उनकी साइड से मैसेज आया। उन्होंने बोला कि इसरो और भारत को दिल से बधाई, चंद्रयान 3 की यह उपलब्धि इसलिए भी यहाँ पर अतुल, इनक्रेडिबल उन्होंने बोला, इनक्रेडिबल मतलब अतुलनीय, उसका कोई यहाँ पर तोल नहीं है, क्योंकि चांद के साउथ पोल पर अभी तक कोई दूसरा देश नहीं पहुँच सका। फिर अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, उन्होंने भी यहाँ पर बधाइयाँ दी हैं। ठीक है, उन्होंने बोला है यहाँ पर चांद के साउथ पोल पर पहुँचने पर भारत को बधाई, इस मिशन में शामिल होने पर, यानी कि उन लोगों को भी शामिल होने पर सभी मतलब गर्व है, और साथ ही साथ भारत पर भी गर्व है। ठीक है, इस प्रकार से उनके ट्वीट्स आपको देखने को मिलेंगे। नेपाल के विदेश मंत्री का ट्वीट देखने को मिल जाएगा, एनपी साउथ का। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी की साइड से मैसेज आया है, उनका ट्वीट आपको देखने को मिल जाएगा। मालदीव के विदेश मंत्री हैं, उनकी साइड से मैसेज आया है। तो हर एक कंट्री कहीं ना कहीं आज के समय पर भारत को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है इस बहुत ही बड़े सक्सेसफुल इवेंट पर। क्लियर हो गया दोस्तों? आई होप आपको बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट समझ में आ गया। आज थोड़ा टाइम देना इस आर्टिकल पर ज़रूरी भी था, तो थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में ज़रूर आनी चाहिए। आगे आते हैं ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया चांस है पेड ग्रुप के ज्वाइन करने का। और ये जो पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का अमाउंट है बहुत ही मिनिमम रखा गया है, जस्ट 499 रुपीज़ फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल 499 रुपये खर्च करने हैं, केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट के तौर पर, केवल एक बार खर्च करना है। कोई दोबारा 6 महीने बाद, 1 साल बाद कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है।
और इस ग्रुप के अंदर में आपको डेली बेसिस में जो हमारे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह होते हैं वो मिलते हैं, और वो पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है। आपको पता होगा जो हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो द हिंदू से ज़्यादा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा फेमस है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वही मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में, प्रिंटेबल फॉर्म में आप उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हो। इस तरीके से सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। बाकी अगर आप लोगों को ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए यहाँ पे व्हाट्सएप पर एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज करना कि हाँ सर मुझे ये ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, आपको एक मैसेज दिया जाएगा, इवन मैसेज के साथ साथ आपको एक डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप उस डेमो वीडियो के लिंक को चेक कर सकते हो कि आपको उस ग्रुप में एग्जैक्टली क्या मिलेगा। अपने आप को जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई कर लो उसके बाद ही यहाँ पर ये खर्च करना पैसा, ठीक है। और आप देखोगे कि आपको जितना पैसा खर्च किया है वो कहीं ना कहीं आपका 1 महीने के अंदर अंदर रिकवर हो जाना है, क्योंकि ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट रखा गया है। समझ गए? आगे आते हैं। बाकी दोस्तों मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। तो अब मून को लेकर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन बची नहीं जो हमने डिस्कस की नहीं। एग्जैक्टली सभी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। यही चीज़ आपको यहाँ पर आर्टिकल में देखने को मिल जाएगी। जो प्रिसाइजली यहाँ पर लैंडिंग थी वो 6:03 पर थी, जैसे मैंने आपको इसके बारे में बताया। और इंडिया चंद्रमा के डार्क साइड पर बिल्कुल पहुँच चुका है। ऐसा साइड जहाँ पे बहुत ही अंधेरा है, बहुत ही डार्क है, कोई पहुँचा नहीं, हम वहाँ पर पहुँच कर दिखा चुके हैं। रोवर का हमारा ये भी काम होगा कि चंद्रमा का जो लूनर सरफेस है, जो उसका सतह है, उसका केमिकल एनालिसिस करना आने वाले 14 दिन तक। एग्जैक्टली 14 दिन ही क्यों, वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। आगे आते हैं ना दोस्तों, आपको पता होगा कि उधर तो अचीवमेंट हुआ ही है, दूसरी तरफ ब्रिक्स की मीटिंग भी चल रही है। और कल जो प्रधानमंत्री मोदी जी लाइव आए थे वो जोहान्सबर्ग से लाइव थे, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के अंदर अभी ब्रिक्स की मीटिंग के अंदर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है कल के दिन, बहुत बड़ी मीटिंग थी। वहाँ पे काफ़ी कुछ डिस्कशंस किए गए हैं। आपको पता होगा ब्रिक्स के अंदर में 5 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, कौन कौन सी? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो वो सभी 5 कंट्रीज़ के जो बड़े लीडर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर जो व्लादिमीर पुतिन है उनको होना चाहिए था, लेकिन व्लादिमीर पुतिन प्रेजेंट नहीं है। व्लादिमीर पुतिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आए थे। लेकिन रशिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव, ये भी यहाँ पर प्रेजेंट थे। तो जो भी डिस्कशन हुआ है, इस डिस्कशन में ना एक मेन फोकस पता है क्या किया गया कि ब्रिक्स वाले ग्रुप को थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहिए, इसमें और कंट्रीज़ को भी ऐड करना चाहिए। दोस्तों आपको याद होगा कल के वीडियो में जो पहला ही आर्टिकल मैंने डिस्कस किया है, मतलब थंबनेल वाला आर्टिकल डिस्कस करने के बाद में जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस किया है वो मैंने आपको बताया था ब्रिक्स के बारे में। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि कैसे जो यहाँ पर ग्लोबल साउथ है, उस ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर इंडिया क्या क्या कर रहा है। तो ग्लोबल साउथ के बारे में कल ही मैंने आपको पढ़ाया। अच्छा होगा कि आपने वो वीडियो देखा होगा, क्योंकि आज का जो मेंस का क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ना वो ग्लोबल साउथ के ऊपर ही बेस्ड है। तो इंडिया ने यहाँ पर जितना भी डिस्कशन ब्रिक्स के साथ में किया, इन ब्रिक्स के साथ में जो भी डिस्कशंस के दौरान यहाँ पर एक स्टेप उठाया जा रहा था कि भैया इस ग्रुप को बढ़ा देना चाहिए, उसमें सभी कंट्रीज़ आप कह सकते हो राज़ी हैं। भारत भी यहाँ पर आप कह सकते हो रेडी है। भारत पीएम मोदी ने भी बोल चुके हैं कि ठीक है हम इसको सपोर्ट करते हैं, आप इस ग्रुप को बढ़ा सकते हो। ग्रुप को बढ़ाने का मतलब यह कि कुछ और कंट्रीज़ अगर ऐड होना चाहती हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ईरान, बांग्लादेश और कुछ इत्यादि कंट्रीज़ अगर ऐड होना चाहती हैं तो हम उनको ऐड कर सकते हैं ब्रिक्स के अंदर में, जिससे ब्रिक्स ग्रुप और ज़्यादा एक्सपैंड होगा और ज़्यादा बड़ा होगा। और मेनली फोकस किया गया है ग्लोबल साउथ के ऊपर में। तो ग्लोबल साउथ आज नहीं पढ़ाऊंगा, लंबा टॉपिक है, ऑलरेडी हम काफ़ी टाइम कवर कर चुके हैं। कल ही मैंने आपको बहुत डिटेल से ग्लोबल साउथ पढ़ाया है, तो ऐसा नहीं है बहुत पुराना वीडियो देखना है। बस चैनल पे जाओ और पिछला वाला वीडियो क्लिक करना, आपको पहले ही आर्टिकल ये वाला देखने को मिलेगा ग्लोबल साउथ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों थोड़ा सा ना पता है क्या, अब लगातार ब्रिक्स चर्चा में है तो रिविजन कर लो बार बार, थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। अब ये वाली बात कल मैंने आपको नहीं बताई थी, ये वाली बात आज बता देता हूँ। वैसे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर ये पढ़ाया नहीं है, पढ़ा चुका हूँ। तो ब्रिक्स ये समझ में आया कौन कौन से 5 देश हैं। दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हर साल यहाँ पे ब्रिक्स लीडर्स का जो ये सम्मेलन है वो चलता है। और ब्रिक्स का जब आप पूरा ग्रुप देखते हो तो इसके अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। फीचर्स क्या हैं? दुनिया भर की जितनी आबादी है, जितनी पॉपुलेशन है, उसमें 40% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है ब्रिक्स। क्योंकि यहाँ पे इंडिया, चाइना जो दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हैं, वो दोनों कंट्री एक ही ग्रुप में हैं। तो 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है ब्रिक्स। इवन यहाँ पर जो दुनिया भर की जीडीपी है, इकॉनमी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें 30% का कॉन्ट्रीब्यूशन इन 5 देशों का है। तो ये 5 देश कहीं ना कहीं हमारे पूरे दुनिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंजन है।
उसके बाद अगर आप टाइमलाइन देखोगे तो ब्रिक्स का जो पहला समिट हुआ था वो 2009 में हुआ था रशिया के अंदर में। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके इसमें आप पहले मैं आपको बताऊं 2009 में जब ये ब्रिक का समिट हुआ था ना, तो ये ब्रिक्स नहीं था, इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में ये केवल ब्रिक हुआ करता था, साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा है एकदम लास्ट में। साउथ अफ्रीका को हमने इनवाइट किया था 2010 के दिसंबर में कि आओ ज्वाइन कर लो, तब जाके ये ब्रिक्स बना था। लेकिन उससे पहले ब्रिक की जो सबसे पहला सम्मेलन हुआ था वो 2009 में हुआ था, रशिया में हुआ था। यह बात आपने ध्यान में रखनी है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ये पांचों कंट्रीज़ आपस में मिलकर काम कर सकें, सस्टेनेबल, इक्विटेबल और म्यूचुअली बेनिफिशियल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सके, गरीबी से कैसे निपटना है, डेवलपमेंट के ऊपर कैसे फोकस करना है, हर एक मेंबर की कैसे ग्रोथ करनी है, उसके ऊपर एक मेजर फोकस यहाँ पर इन पांचों कंट्रीज़ का है। और इतना ही नहीं, यूपीएससी 2014 में एक प्रश्न पूछ चुका है ब्रिक्स को लेकर। सीधा यहाँ पे उन्होंने दिया ब्रिक्स को लेकर 2 स्टेटमेंट है, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कि जो ब्रिक्स का जो पहला समिट हुआ था वो रियो डे जेनेरियो में हुआ था 2009 में, सरासर गलत। अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, रियो डे जेनेरियो दोस्तों ब्राज़ील में है, और 2009 में जो पहला समिट हुआ था वो रशिया में हुआ था, तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, साउथ अफ्रीका आखिरी कंट्री है ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाला, सही बात है, क्योंकि आपको पता होगा ये है एग्जैक्टली ब्रिक। इसमें बाद में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ है, बाद में ये ब्रिक्स बना है, दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। इसी के जस्ट नीचे एक और आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। तो एक तरफ तो ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है समाप्त, दूसरी तरफ अभी G20 की मीटिंग आने वाली है, ईस्ट एशिया समिट की मीटिंग आने वाली है, आसियान मीटिंग होने वाली है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होने वाली हैं। सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में सभी जगह से क्वेश्चन पूछे, आसियान से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ईस्ट एशिया समिट से लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी ब्रिक्स के बारे में बताया वहाँ से सवाल पूछा हुआ है, सारे रेलिवेंट टॉपिक हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जैसे हमारा ब्रिक्स का समिट ख़त्म हो रहा है, उसके बाद में अभी 9 सितंबर से G20 की समिट शुरू होगी। और आपको पता होगा G20 ग्रुप की जो प्रेसिडेंसीशिप है अब की बार भारत के हाथ में, तो सारी मीटिंग्स इंडिया में हो रही हैं। तो G20 की जो मीटिंग है 9 सितंबर से जो शुरू होगी वो भी न्यू दिल्ली में होने वाली है। ठीक है, हमारी न्यू दिल्ली में वो मीटिंग स्टार्ट होगी। दुनिया भर की जो कंट्रीज़ है वो आएंगी, इस मीटिंग को अटेंड करेंगी, इस G20 समिट को, चाहे वो यहाँ पर जो बाइडन हो चाहे और कोई भी हो, सब आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 9 सितंबर से पहले ही, यानी 6 सितंबर को आप कह सकते हो, इंडोनेशिया के अंदर जो जकार्ता है वहाँ पर भी मीटिंग है। कौन सी? ईस्ट एशिया समिट की मीटिंग है। आसियान कंट्रीज़ के साथ में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टियन नेशंस, इनके साथ में मीटिंग है। आपको पता होगा आसियान के बारे में कल ही मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो इन कंट्रीज़ के साथ में मीटिंग है, वो भी सितंबर में, 6 सितंबर में। तो बोला जा रहा है कि जो पीएम मोदी हैं हो सकता है वो जाएं इंडोनेशिया भी, और 6 सितंबर को जाएं, 7 सितंबर को वापस से रिटर्न हो जाएं, क्योंकि फिर 7 सितंबर के बाद तैयारी स्टार्ट हो जाएगी G20 समिट की। और आपको पता होगा काफ़ी सारे जो लीडर्स हैं वो पहले उस समिट से पहले, यानी कि 8 तारीख से उनका अराइवल शुरू हो जाएगा, आना शुरू हो जाएंगे वो इंडिया के अंदर में। तो उनका यहाँ पर आप कह सकते हो वेलकम भी करना है। तो पीएम मोदी का कहना है हो सकता है यहाँ पर 6 सितंबर को जाएं, 7 सितंबर को वो रिटर्न कर जाएं, यानी वापस इंडिया आ जाएं, क्योंकि 6 सितंबर को यहाँ पर ये मीटिंग होने वाली है। अब पता नहीं यहाँ पर चाइना जाता है नहीं जाता, लेकिन हो सकता है, बताया जा रहा है आर्टिकल में, पॉसिबिलिटी है कि हमारे पीएम मोदी साथ ही साथ में चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, ये दोनों मिलकर अटेंड करें इस ईस्ट एशिया समिट को, इन आसियान मीटिंग्स को जकार्ता में। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब ये जो आसियान मीटिंग है या ईस्ट एशिया समिट है, इसमें यूएसए भी होना चाहिए था, तो क्या जो बाइडन भी आएंगे? अब देखो, जो बाइडन ने बोला है कि देखो मैं इस मीटिंग में तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं सीधा G20 समिट में मिलूंगा इंडिया के अंदर में। तो इस मीटिंग में यूएस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, वो यहाँ पर यूएस को रिप्रेजेंट करेंगी जकार्ता में। तो एक बहुत बड़ी मीटिंग थोड़े दिनों बाद फिर से न्यूज़ में आने वाली है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब करना क्या है, स्पेशल फोकस किया जा रहा है ईस्ट एशिया समिट के ऊपर। तो दोस्तों, ईस्ट एशिया समिट के बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। ये ग्रुप तीसरी चौथी बार न्यूज़ में आ रहा है। इस ईस्ट एशिया समिट को, इस सम्मेलन को बनाया गया था 2005 में। ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर 18 कंट्रीज़ कहीं ना कहीं अपने आप के आपस में कोलैबोरेट करके काम कर रही है, उनका कॉपरेशन आपको देखने को मिलेगा। ये जो ईस्ट एशिया ग्रुप का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार 1991 में प्रमोट किया गया था। उस समय के जो मलेशिया के प्रधानमंत्री थे महातिर बिन मोहम्मद, उनके थ्रू यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लेकर आया गया। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ईस्ट एशिया समिट के लिए 6 इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी एरियाज़ आज के समय पर देखने को मिलते हैं। 6 ऐसे एरियाज़ जहाँ पर इनका गोल है कि हमें इन 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर काम करना है।
वो 6 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एनवायरमेंट एंड एनर्जी, एजुकेशन, फाइनेंस, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज, पेंडेमिक डिजीज़, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट और आसियान कनेक्टिविटी। ये 6 इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर इनका मेन फोकस होता है इन ईस्ट एशिया समिट का। अब जब बात आती है मेंबरशिप की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, पहले तो आसियान के 10 मेंबर इसमें हैं ही। कौन कौन से? ब्रुनई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये कंट्रीज़ तो हैं ही आसियान वाली। आसियान के साथ साथ इसमें 8 कंट्रीज़ और है। देखो, आसियान में भारत नहीं आता है, केवल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ आती हैं, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ब्रुनई, वो जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन रीजन में होती हैं। इसके साथ साथ इसमें 8 कंट्रीज़ और भी हैं ईस्ट एशिया समिट में। आसियान के 10 कंट्री हो गए इसमें, और बाकी यहाँ पे 8 कंट्रीज़ और कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, यूएसए। तो ये बाकी हमारी 8 कंट्रीज़ हो गई। 10 वो प्लस 8 यानी इज इक्वल्स टू 18 कंट्री होती हैं ईस्ट एशिया समिट में, और आसियान में 10 कंट्रीज़। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये एक आसियान सेंटर्ड फोरम देखने को मिल जाएगा, यानी आसियान के मेंबर्स ज़्यादा आसियान मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, आसियान का दबदबा इस ग्रुप में देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ईस्ट एशिया समिट का एक फाउंडिंग मेंबर है, भारत का भी एक बहुत बड़ा रोल इस समिट में देखने को मिल जाता है। यूपीएससी ने 2015 में यहीं से एक सवाल पूछ लिया। सवाल क्या था? इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर नीचे 3 अलग अलग ग्रुप्स हैं, बताओ भारत इनमें से किस किस का मेंबर है? पहला, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन का। दूसरा, आसियान का तो है नहीं भाई, अभी पढ़ा है हमने। तीसरा, ईस्ट एशिया समिट का। हाँ, ईस्ट एशिया समिट का तो है, क्योंकि ईस्ट एशिया समिट में हमारे आसियान प्लस कंट्रीज़ हैं, और आसियान के साथ साथ 8 कंट्रीज़ और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 केवल सही है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है, 3 वाला। 3 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए? तो ये ऐसे भी क्वेश्चन बने हैं डायरेक्टली। आगे आते हैं, अब आएंगे थोड़ा एडिटोरियल डिस्कशन पे। तो एडिटोरियल डिस्कशन में आपको 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल देखने को मिलेंगे। एक तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ओवर द मून एंड ऑन द मून। चंद्रयान 3 के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। लेकिन ये वाला एडिटोरियल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक सही पॉइंट पर लिखा गया है। जो फिरोज़ वरुण गांधी हैं, ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बढ़िया जो कॉन्सेप्ट है वो उठाया है। क्या कॉन्सेप्ट उठाया है? इन्होंने कॉन्सेप्ट उठाया है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का। भाई, बहुत सारी स्कीम सरकार चलाती है हमारे लोगों को सपोर्ट करने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, लोगों को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है ना, वो जो स्कीम्स हैं वो सही से काम नहीं कर पा रही हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम इन अपनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को बढ़िया से इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना, फिर उसके बाद मैं आपको मेंस का क्वेश्चन भी दूंगा। मेंस का क्वेश्चन खैर ग्लोबल साउथ को लेकर है, वो आपको बताऊंगा कहाँ से पढ़ना भी है। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर ये बोलता है कि भैया 53% जितने भी सैलरी पर काम करने वाले लोग हैं इंडिया के अंदर में, उनके पास में कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है। ये बात राइटर खुद से नहीं बोल रहे हैं, ये बात खुद पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसको हम लोग बोलते हैं PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की जो रिपोर्ट आई है 2021-22 की, उसके अंदर ये बात खुद लिखी हुई है। इनफैक्ट यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि इसका मतलब ये है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़, मतलब उन लोगों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम के फ़ायदे नहीं मिल रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो ये एम्प्लॉयज़ हैं, इनको ना ही कोई प्रोविडेंट फंड PF का कोई सपोर्ट मिल रहा है, ना ही कोई पेंशन का सपोर्ट मिल रहा है, ना ही कोई हेल्थ केयर का सपोर्ट मिल रहा है, ना ही कोई इंश्योरेंस का सपोर्ट मिल रहा है, ना ही कोई डिसएबिलिटी इंश्योरेंस का सपोर्ट मिल रहा है। कोई सपोर्ट यहाँ पे इनको नहीं मिल रहा है। केवल काम करो, सैलरी उठाओ, जाओ घर, बस इतना रह गया है। बाकी कोई बेनिफिट्स इनको नहीं प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। दूसरा कंक्लूजन ये बोलता है कि जो सबसे गरीब आपको पुअरेस्ट पर्सन देखने को मिलेंगे, वो बुरी तरह से यहाँ पर कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। बहुत कम लोग, कुछ ही प्रतिशत के अंदर लोग आपको देखने को मिलेंगे जिनको ये बेनिफिट मिल रहे हैं, 1-2%। अदरवाइज जितने परसेंटेज लोग हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। जो गिग वर्कर्स होते हैं, आपको पता होगा, डिलीवरी का काम कर रहे हैं, जगह जगह घूमने का काम कर रहे हैं, उनके पास भी कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है। इंडिया का जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत ही ज़्यादा पुअरली रैंक करता है। इवन जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हमारी देखने को मिलती हैं, एक रिपोर्ट आती है मर्सर CFS की। मर्सर CFS ने क्या किया है, भारत को 43 कंट्रीज़ में से 40वें नंबर पर रखा 2021 में इन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के तौर पर। तो आप इमेजिन कर सकते हो इंटरनेशनल लेवल पर भी जो भारत की इमेज है वो ज़्यादा बढ़िया सेट नहीं हो पा रही है। अब राइटर बोलता है भारत के जितने पॉलिसी मेकर्स हैं, यानी जितना भी नीति बनाने का काम करने वाले लोग हैं, इन्होंने हमेशा से ही सोशल सिक्योरिटी स्कीम को इग्नोर किया है, इसको नज़रअंदाज किया है। जबकि जो हमारी पॉलिसीज़, जो हमारी नीतियां हैं,
उनको अक्सर यहाँ पर अनाउंस किया जाता है, बजट एलोकेट किया जाता है कि भैया ये इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए बजट है। देखो राइटर बोलते हैं साल 2011 में, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2011 है, उसी साल में जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी फंड है इसको बनाया गया। और इसको बनाया गया था अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले वर्कर्स के लिए कि भाई उनको सपोर्ट मिलेगा। स्टार्टिंग में 1000 करोड़ रुपए का सपोर्ट दिया गया इस स्कीम के अंदर में। जो रिक्शा खींचने वाले लोग हैं, बीड़ी बनाने वाले लोग हैं, सिलाई बुनाई करने वाले लोग हैं, उन सब के लिए 1000 करोड़ रुपए का सपोर्ट देने के लिए बोला, इसके लिए फंड बना दिया गया। लेकिन दोस्तों वो जो अमाउंट है उसका खर्चा, वो जो अमाउंट है वो सही से खर्चा नहीं गया। और अगर आप देखोगे 2011 में कितना था, वही अमाउंट थोड़ा थोड़ा बस खाली बढ़ाया गया है, ज़्यादा उसमें कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिला है। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो जो हमारे CAG हैं, दैट इज़ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि साल 2017 में लगभग कह सकते हो कि 1927 कितना 1927 करोड़ रुपया, ये जो पूरा का पूरा पैसा है इसका यूज़ ही नहीं हुआ। स्कीम में जो पैसा आ रहा है उसका सही से उपयोग ही नहीं हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक चिंता को पैदा करने वाली बात है। अब भाई स्कीम स्टार्ट की, फंड बनाया, पैसा दिया तो उसका यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि कई सारी स्कीम ऐसी हैं जहाँ पे चल रहा है मामला, हमारी केंद्र सरकार ना क्या कर रही है कि कुछ ना कुछ पेंशन में कंट्रीब्यूट कर रही है, और वो जो कंट्रीब्यूशन है केंद्र सरकार का वो बहुत ही कम है, कहीं कहीं पर 200 रुपया भी है। अब भाई ये 200 रुपया तो आज के समय पर जो हमारी मिनिमम वेज जो मजदूरी है उससे भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इन चीज़ों के अंदर हमें सुधार की आवश्यकता है। यहीं पर राइटर नहीं रुकते हैं, राइटर का कहना है यहाँ पर, ये हरियाणा का एग्जाम्पल लो भाई। हरियाणा में क्या हुआ कि जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने नोट डाउन किया, इन्होंने ये हमें दिखाया कि जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम होती है ना भाई, डायरेक्ट बेनिफिट जो स्कीम होती है स्टेट सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की, जो डायरेक्टली पैसा का सपोर्ट दे रहे हैं लोगों को डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में, भाई इनमें से इस स्कीम ने क्या किया, हरियाणा के अंदर में 98.96 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में डाल दिया जो कि मरे हुए लोग हैं। मतलब कहीं ना कहीं सपोज यहाँ पे इस स्कीम के तहत उनको रजिस्टर्ड किया हो गया होगा, ठीक है, उनको रजिस्टर्ड कर लिया गया होगा जब वो जिंदा होंगे तो, लेकिन अब वो मर चुके हैं, मरने के बाद भी यहाँ पर उनके स्कीम में लगभग 98 करोड़ से ज़्यादा रुपया यहाँ पे डाला गया। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये काम कितना ज़्यादा लापरवाही से हो रहा है, या ये जो सिक्योरिटी स्कीम्स है वो कितनी बेकार तरीके से वर्क कर रही है, कोई रेगुलेशन कुछ नहीं। और इसके साथ साथ आपको पता होगा एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो MG नरेगा है, दैट इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यहाँ पर भी दिन ब दिन जो बजट है वो कम होता चला गया। अब की बार साल के बजट और पिछले साल का बजट आपको दोस्तों पता होगा, इस साल जो बजट है और ज़्यादा कम कर दिया गया है इस MG नरेगा के अंदर में। अब राइटर ने एग्जाम्पल दिया कि भाई ये तो बात हो गई इंडिया की, जब आप दुनिया का एग्जाम्पल लोगे तो दुनिया भर में तो बहुत बढ़िया काम हुआ है। दुनिया भर में ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिसने बढ़िया से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को रन किया। दूसरी कंट्री में, ब्राज़ील में आप देखोगे तो ब्राज़ील की जनरल सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो वर्कर का लॉस होता है उसकी भरपाई करने का काम करती है। इससे यहाँ पे जो वर्कर का एक्सीडेंट हो गया या डिसेबिलिटी या कोई और प्रॉब्लम हो गई या डेथ हो गई, इलनेस, मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, उन सब चीज़ों में ब्राज़ील की सरकार अपने पर्टिकुलर स्कीम के माध्यम से सपोर्ट कर रही है। और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए भारत को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो स्टेप्स है वो उठाने पड़ेंगे। इंडिया के लिए क्या स्टेप्स हैं, इंडिया को यहाँ पर लेकर चलना होगा कि हमें जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो हमारी चल रही हैं, जो एग्जिस्टिंग है, उनके अंदर पहले तो इम्प्रूवमेंट करना, और अगर किसी क्षेत्र में नहीं है तो वहाँ पे लागू करना। सिंपल बात है। देखो तीन बड़े बड़े सिद्धांत हमारे दिमाग में आते हैं। सबसे पहली चीज़ राइटर ने ये बोला है कि हमें वी मस्ट एक्सपेंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपको पता होगा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के बारे में। अब इसमें क्या होता है कि भैया एक जगह पर मान लो एक पर्सन काम कर रहा है और वहाँ पर एम्प्लॉयर है जिसने नौकरी पे रखा है, और एक है एम्प्लॉई जो कि नौकरी पे काम कर रहा है। अब क्या होता है कि एम्प्लॉई की सैलरी से थोड़ा अमाउंट काट कर ये एम्प्लॉयर यहाँ पे EPFO में जमा कर देता है पैसा। तो लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा, इस एम्प्लॉयर को भी, यह एम्प्लॉयर भी अपनी साइड से भी कुछ पैसा ऐड करके उसके लिए पेंशन तैयार कर रहा होता है, जिससे जो एम्प्लॉय है वो अगर रिटायरमेंट लेगा या उसका काम खत्म होगा एक उम्र के बाद में, तो जो भी पैसा उसने ज़िंदगी भर में इकट्ठा किया है अपने इस प्रोविडेंट फंड के अंदर में, वो पैसा उसको इकट्ठा दे दिया जाएगा। तो राइटर बोलते हैं भाई इस सिस्टम को हमें और ज़्यादा बढ़ाना होगा, इसको हमें एक्सपैंड करना होगा, क्योंकि ये अभी कुछ ही वर्कर्स के लिए है। इसको चाहे फॉर्मल वर्कर्स हो चाहे इनफॉर्मल वर्कर्स हो, सभी लोगों के लिए इसको लागू करना होगा।
ठीक है। इनफॉर्मल वर्कर्स भी भाई वर्कर्स हैं, वो भी, उनको भी तो ये फ़ायदे मिलने चाहिए, उनका भी तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और मान लो जो यहाँ पर बेरोज़गार हैं और अब उन्होंने काम देखना छोड़ दिया है, ज़्यादा कुछ कमा नहीं रहे हैं, तो सरकार को उनकी भी हेल्प करनी पड़ेगी। और इसके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स लेकर चल सकते हो। और ये सोशल प्रोटेक्शन स्कीम में ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आएगा, ये इंडिया कर सकता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम लोग सोशल प्रोटेक्शन स्कीम प्रोवाइड करवाएंगे, राइटर है कि ये बात सुनना ये इंपॉर्टेंट है। तो सोशल प्रोटेक्शन स्कीम अगर हम लोग गरीब को, मतलब जितना भी यहाँ पर वर्कफोर्स है उसका 20% जो गरीब तबका है उनको हमें कवर करना है, तो 1.37 ट्रिलियन डॉलर नहीं रुपया चाहिए, 1.37 ट्रिलियन रुपया चाहिए हमें। यानी ये भारत के जीडीपी का 0.69% हुआ। हम क्या कर सकते हैं, ये पैसा खर्च कर सकते हैं। इससे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, प्रेग्नेंट हैं, डिसेबल पर्सन हैं, इनको सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये बात राइटर ने मेंशन किया। उसके अलावा इतना काम करने के अलावा कुछ एडिशनल रिफॉर्म्स, हमें कुछ चेंजेस करने होंगे, कुछ सुधार की बहुत ज़्यादा सख्त आवश्यकता है। राइटर बोलते हैं कि देखो हमें प्रोग्रेस करना होगा, और ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने कुछ कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने जैसे कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम है 2020 की, वो स्टार्ट की है, जिससे यहाँ पे एक बढ़िया रूल्स एंड रेगुलेशंस बना है, लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिली है, गांव के अंदर, शहर के अंदर में, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, गिग इंडस्ट्री को, इनफॉर्मल सेक्टर को। लेकिन इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है, इसको हमेशा लेकर चलना, लोगों को इंश्योरेंस देना, एक्सीडेंट इंश्योरेंस देना, मैटरनल केयर, हेल्थ केयर, ओल्ड एज प्रोटेक्शन, जो बूढ़े लोग हैं उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, जो गिग वर्कर्स है इधर उधर यहाँ पर डिलीवरी करने का काम कर रहे हैं उनके बच्चों की केयर करने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना। ठीक है, इसको लेकर हमें थोड़ा सा और ध्यान देना होगा। दूसरी चीज़, सरकार ने ई श्रम प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक श्रम प्लेटफॉर्म, आपको पता होगा। अब क्या हुआ, ई श्रम प्लेटफॉर्म में बहुत ही कम लोगों को अभी तक कवर किया गया है, बहुत ही कम लोगों को इंश्योरेंस मिला है। एक्सीडेंट हो जाएगा तो एक तरीके से यहाँ पर अगर मान लो जो यहाँ पर वर्कफोर्स हैं, वर्कर्स हैं, इनका एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ पर ई श्रम प्लेटफॉर्म पर अगर वो रजिस्टर्ड है तो कुछ मुआवजा, कुछ पैसा इंश्योरेंस का उनको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन भाई ई श्रम पोर्टल में आप केवल 1-2 लाख लोगों को कवर कर रहे हो, जबकि लोग हैं बहुत सारे। तो ई श्रम पोर्टल पर आज के समय पर जो बर्डन है वो बिल्कुल है नहीं। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें चीज़ों को थोड़ा इंप्रूव करना होगा। यहाँ पे क्या है, अगर किसी को रजिस्टर करवाना है ई श्रम पोर्टल पर तो उसका आधार कार्ड, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, तमाम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है, उसके बाद जाके रजिस्ट्रेशन हो पाता है। तो ये जो एम्प्लॉयर्स होते हैं ना, जो नौकरी पर रख रहे हैं लोगों को, उन एम्प्लॉयर्स को इस प्रोसेस में उतरना होगा और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप को मजबूत करते हुए अपने एम्प्लॉय के लिए, यानी कि जिसने काम पे रखा है और जो काम कर रहा है उसकी कंपनी के अंदर में, उसके लिए यहाँ पर उसको सारे रजिस्ट्रेशन करवाने होंगे। इससे अगेन बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। एक चीज़ और है, राइटर बोलते हैं ये जो सपोर्ट है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्कीम के लिए। और कहीं ना कहीं भारत का लेबर फोर्स बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा तबका है वो, और कहीं ना कहीं यहाँ पर इसके लिए हमारे पास में एक पूरे भारत के अंदर में पैन इंडिया लेबर फोर्स कार्ड होना चाहिए, जिसके माध्यम से आप कह सकते हो स्कीम के फ़ायदे मिल सकें। नहीं तो फिर क्या होता है, एंडलेस डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करते रहने पड़ते हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं स्कीम के अंदर, भाई आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ, ये लाओ वो लाओ, भाई किसी का है किसी का नहीं है, प्रॉब्लम तो ये भी है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जितना भी लेबर है उसके लिए पूरे भारत के स्तर पर पैन इंडिया लेबर फोर्स कार्ड बना दो और उसी के माध्यम से इनको स्कीम्स के तहत जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाओ। इनसे डॉक्यूमेंटेशन की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और स्पेशल अटेंशन हमें यहाँ पर देना होगा महिलाओं के ऊपर भी, भाई हम महिलाओं को हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। स्पेशल अटेंशन ज़रूरत है जो डोमेस्टिक वर्कर्स है, घरों में काम कर रही हैं, यूजुअली जो हमारी फीमेल है, महिलाएं हैं। ठीक है, तो उनका भी यहाँ पर कभी भी रोज़गार जा सकता है, कभी भी ख़त्म हो सकता है, कुछ नहीं पता। तो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, कभी कभी यहाँ पर ही जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, वो भी बहुत भेदभाव फेस करते हैं, भेदभाव होता है अलग अलग जगह में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन लोगों के लिए भी हमें यहाँ पे सारा काम करना होगा। समझ गए। अब राइटर बात करते हैं कि भैया एग्जिस्टिंग स्कीम्स, हमारे पास में जो ऑलरेडी स्कीम्स अवेलेबल हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड हो गया, उसके अलावा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम हो गई, नेशनल असिस्टेंट सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम हो गया। इनके अंदर जो बजट है उस बजट को बढ़ाओ भाई, जो बजट सपोर्ट दिया जा रहा है उसको बढ़ाओ। इसका जो कवरेज हो रहा है, कुछ लाखों लोगों को कवर कर रखा है और बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर अभी लोग तबका जो ऐसा वो छूट चुका है उनको कवर करने की कोशिश करो। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो जिस बिज़नेस में काम कर रहे हैं लोग, जो मालिक है, उस मालिक के ऊपर जिम्मेदारी डालो कि वो अपने कंपनी के अंदर जितने एरिया हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनको यहाँ पर इन स्कीम्स के अंदर वो कवर करवाए। समझ गए बात।
तो ये समय वो है जब हमें अपनी जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उन सबको इकट्ठा करना होगा और एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी के ऊपर काम करना होगा, ताकि सभी को यहाँ पर एक स्कीम के माध्यम से जो बेनिफिट्स है वो मिल सके। क्लियर? बाकी दोस्तों एक दो छोटे छोटे आर्टिकल ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। जैसे टीबी की जो ट्यूबरक्लोसिस की दवाई है उसका शॉर्टेज हो चुका है, तो स्टेट से बोला गया कि भाई आप अपने खुद से इसको परचेज़ कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर न्यूज़ ये निकल कर आ रहा है कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उन्होंने यहाँ पर अपनी एक सुझाव दिया है कि जो बोर्ड एग्जाम है वो हो सकता है 1 साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम्स करवाया जाए। ऐसा यहाँ पर केवल एक प्रपोजल जारी किया गया, कह सकते हो एक सुझाव दिया गया है कि भाई 1 साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम्स को कंडक्ट करवाओ। अगर हम लोग वर्ल्ड पेज पर देखेंगे तो वर्ल्ड पेज पर इकलौता इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको पता होगा, एक इंसान जो पिछले 2-3 महीनों पहले काफ़ी चर्चा में था, प्रिगोजिन वो इंसान है जो कि रशिया के अंदर विद्रोह करने वाला था, रशिया की आर्मी से लड़ने वाला था। ठीक है, वैगनर का चीफ जो है प्रिगोजिन, उसकी बात कर रहे हैं। तो बात पहले ही निकल कर आ रही थी कहीं ना कहीं प्रिगोजिन मर सकता है। तो अभी क्या हुआ, एक प्लेन जो है वो क्रैश हो चुका है, उस प्लेन के अंदर में प्रिगोजिन था और प्रिगोजिन की डेथ हो चुकी है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो रशिया के जो वैगनर चीफ है, मर्सनरी का चीफ है येवगने प्रिगोजिन, उसकी डेथ हो चुकी है प्लेन क्रैश के अंदर में, ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ चुकी है। एक समय पर यहाँ पर प्रिगोजिन जो रशिया के व्लादिमीर पुतिन है जो प्रेसिडेंट है उनका बावर्ची हुआ करता था, लेकिन कुछ समय पहले ही आपको पता होगा वो ये बोल चुका था कि मैं रशिया के राष्ट्रपति को हटा दूंगा, सरकार हटा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर बाद में थोड़ा बहुत शांति बनी, लेकिन ऐसा लोगों लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी प्लेन क्रैश के अंदर मारा गया है, ऐसी जो न्यूज़ है वो निकल कर आ रही है। बाकी आगे देखेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशंस और निकल कर इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आती हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों और आपने कुछ नहीं पढ़ना है आज के न्यूज़पेपर से, यही आर्टिकल्स, केवल और केवल यही आर्टिकल्स आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको दिखाया हुआ है। बाकी चंद्रयान 3 पता ही है, हम सब यहाँ पर इसको पूरी तरह से कवर कर चुके हैं, एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन कर चुके हैं। चलो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। तो 2019 का सवाल था भाई, Cas9 प्रोटीन जो अक्सर न्यूज़ में रहता है ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक मॉलिकुलर सीजर है जिसका यूज़ किया जाता है जीन एडिटिंग के अंदर में। जो हमारा डीएनए वगैरह है ना, डीएनए वगैरह आपको पता होगा, इसके अंदर अगर हमें एडिटिंग करनी है तो उसके अंदर कुछ बदलाव करना है तो उसके लिए यहाँ पर Cas9 प्रोटीन, CRISPR-Cas9 प्रोटीन का स्पेशली यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी जैसे मैंने बोला था आज का मेंस का क्वेश्चन दोस्तों मुझे आपको देना है, तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है फटाफट उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो मेंस का क्वेश्चन आज जो है ना वो है हमारा ग्लोबल साउथ को लेकर। तो दोस्तों आपको कल वाला वीडियो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ओपन कर लो यार थोड़ी देर के लिए, और जो पहला वाला आर्टिकल मैंने डिस्कस किया है हमारे न्यूज़पेपर का उसको पढ़ लो। वहाँ पे मैंने ग्लोबल साउथ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर की है, पीडीएफ वगैरह सब कुछ शेयर किया हुआ है आपके साथ में, सारे प्रॉपर कंटेंट नोट्स वगैरह सब कुछ आपके हाथ में है। ठीक है, उसका यूज़ करके इस सवाल का उत्तर देना। क्वेश्चन ये है, कंसिडर द चैलेंजेस, व्हाट काइंड ऑफ फॉरेन पॉलिसी अप्रोच कैन इंडिया अडॉप्ट फॉर ग्लोबल साउथ। जो भी यहाँ पर चुनौतियाँ हैं, इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत ग्लोबल साउथ के लिए किस प्रकार का जो नीति है, विदेश नीति है, उसको यहाँ पर लेकर चल सकता है, उसको अपना सकता है। यानी ग्लोबल साउथ के लिए भारत क्या कर सकता है, ये आपने समझाना है। ठीक है, हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले जो एस्पिरेंट्स हैं इसको अच्छे से कैप्चर करके एक बढ़िया आंसर लिख सकें। तो चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत ग्लोबल साउथ के लिए किस प्रकार के विदेश नीति का दृष्टिकोण अपना सकता है, ये आपने 250 शब्दों में आंसर लिखना है। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों ग्लोबल साउथ को डिफाइन करना, क्वेश्चन में ग्लोबल साउथ एग्जैक्टली क्या है, इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, फिर बताना कि हाँ भारत क्या कर सकता है। तो 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखोगे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर को लिखकर सबमिट कर सकते हो। दोस्तों अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में पूरा ग्रुप चल रहा है, आप भी ज़रूर से उसका हिस्सा बनिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डिस्कशन। हमने प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन देख लिया है ना, वो इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से। अच्छा 1 सेकंड रुको, और यहाँ पर अच्छा नहीं शायद यार मैंने वो मैंने शायद पुराना न्यूज़पेपर खोल लिया था, तो यहाँ पे एक आर्टिकल था। फिलहाल यहाँ पर आप देख पाते हो ये आर्टिकल ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर ही चुके हैं।
ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि क्या क्या इश्यूज़ क्या क्या हो रहे हैं, मेनली इश्यूज़ क्या क्या हैं वो हमने कवर कर लिया है। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।